कक्षा 10 अध्याय नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC तथा मध्य का AD अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा मध्य का PM के क्रम से समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। सबसे पहले बात करें जो हमें दिया हुआ है, हमें दिया है कि AB, AC और AD PQ, QR और PM के समानुपाती है। सबसे पहले चित्र में देखते हैं इनको। AB, AC, AD किसके समानुपाती? PQ, PR और PM के समानुपाती है। ठीक साहब। और हमें समरूप करना है इन त्रिभुजों को, किनको? ABC को और PQR को। ध्यान से देखें, इसमें ये भुजाएं तो समानुपाती हैं। अगर इनके बीच का कोण यानी कोण A और कोण P ये बराबर हो जाएं तो फिर हमारा काम बन जाएगा। उसके लिए आपको मध्य बिंदु प्रमेय का सहारा लेना होगा, जो कि कक्षा 9 में आप पढ़ करके आए। एक बार फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, उसमें ये भाई साहब अगर मध्य बिंदु है और ये वाली लाइन इसके समांतर है तो ये भी मध्य बिंदु होता है। उससे क्या होगा? AF और FC भी आपस में बराबर हो जाते हैं। दूसरा मध्य बिंदु पर मैं ये कहता है कि अगर ये दो मध्य बिंदु हैं और ये लाइन इसके समांतर है तो ये इसकी आधी होगी, यानी कि EF आधा होगा किसका? BC का। ये चीज मध्य बिंदु प्रमेय से निकलती है। प्रमेय का इस्तेमाल हमें करना, उसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी जो कि यहाँ लिख रखी है। आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है जो इसके समांतर होगी। ये लाइन खींच दी आपने और उसका नाम रखते हैं DE। ये कहीं काम यहाँ से करना आपको, बिंदु M से इसके समांतर एक लाइन खींचनी है जिसका नाम होगा F। अब देखें, थोड़ी देर के लिए मैं इस बीच वाली लाइन को हटा देता हूं ताकि मध्य बिंदु पर में लगाने में हमें आसानी हो, फिर वापस बना लेंगे। अब देखें, इसमें DE को समांतर लिया AC के, MF को समांतर लिया PR के, और ये हमें सिद्ध करना है। इसमें आए अपन उत्पत्ति में हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें चीजें दे रखी हैं। देखें क्या दिया है हमें, D मध्य बिंदु है और ये लाइन इसके समांतर है, तो लिखेंगे D BC का मध्य बिंदु है, DBC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तथा ये वाली लाइन उसके समांतर है। कौन सी? DE समांतर है किसके? AC के। जब ये मध्य बिंदु हो और ये लाइनें समांतर हो तो मध्य बिंदु पर मैं कहता है कि ये वाला बिंदु भी मध्य बिंदु होगा। तो अगर दोनों चीजें मिल गई आपको तो इसका मतलब AB का क्या हो गया? मध्य बिंदु। इसलिए AB का मध्य बिंदु होगा। AB का कौन सा बिंदु होगा? मध्य बिंदु होगा। कौन से प्रमेय से? मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखें, जब E इसका मध्य बिंदु है तो AE और EB आपस में बराबर हो जाएंगे। AE बराबर हो जाएगा किसके? EB के। ये आ गए आपके समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार सामने वाले त्रिभुज में भी ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा लिख दें इसी प्रकार। सेम इसी तरीके से हम इसको भी बराबर कह सकते हैं। PF को FQ के, तो PF बराबर हो जाएगा किसके? FQ के। समीकरण नंबर 2। ये मदद हमारी किसने की? मध्य बिंदु पर मैंने एक मदद कर दी। अब एक बार और करेगा। देखें किस तरीके से। ये दो लोग मध्य बिंदु हैं और ये समांतर है, तो उससे क्या होगा? ये वाली भुजा इसकी आधी हो जाएगी। अब इसको काम में लिखें फिर। E और D मध्य बिंदु है, E व D मध्य बिंदु हैं। कौन से बिंदु है साहब? मध्य बिंदु है। साथ में ये वाली भुजाएं समांतर भी। कौन सी? ED समांतर है किसके? AC के। ये मध्य बिंदु और ये लाइनें समांतर है, तो इसका मतलब ये इसका आधा हो जाएगा। कौन? ED किसका आधा होगा? AC का। कौन से प्रमेय से? मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। समीकरण नंबर 3। सेम ये चीज वहां भी होगी। अब आप बताएं वहां कौन किसका आधा होगा? ये इसका आधा होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम इसी प्रकार। क्या होगा? इसी प्रकार आपका जो MF है वो आधा हो जाएगा किसका? PR का। समीकरण नंबर 4। अब ये सारी चीजें हमारे काम आने वाली हैं। ये सारी की सारी लड़ाई किसके लिए है? A और P को बराबर करने के लिए। कैसे? वो आगे चल के आपको पता चलने वाला है। देखें, अब जिस लाइन को हटाया उसको मैं वापस डाल देता हूं यहाँ। अब ध्यान से देखें जो हमें दिया। अब जिस अनुपात के बारे में कहा था उसको मैदान में लेकर के आते हैं अपन। इसने कहा कि AB बटा PQ बराबर है AC बटा QR के, और वो बराबर है AD बटा PM के। सबसे पहले देखूं मैं AB
और उसमें क्या है पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। अब आप बताएं अगर मैं ए बी का आधा करूं तो ये नहीं आएगा क्या, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये आपस में क्या है बराबर है, तो इसका मतलब इसका आधा ये होगा। दोनों बराबर होने का मतलब भाई ये 2 है, ये 2 है, तो ये टोटल इतना होगा 4। क्या 4 का आधा ये 2 नहीं है क्या, इस 2 का नाम क्या है ए, बस वही करेंगे। तो आधा लूंगा मैं किसका, ए बी का, तो सेम इधर भी करेंगे अपन, आधा लेंगे किसका, पी क्यू का, आधे से आधा कट करके वापस ये अनुपात आ जाएगा, कोई फर्क पड़ना है नहीं। अब देखें क्या ये काम हमें ए सी और पी आर के साथ भी करना है क्या, ये रहा ए सी और ये रहा आपके पी आर। तो देखें कहीं इनके बारे में कुछ लिखा है क्या, ये लिखा देखें, ए सी का आधा कौन है ये और पी आर का आधा कौन है ये, तो इनका भी आधा ले लो, लें फिर इनका आधा, आधा किसका ए सी का और आधा किसका पी आर का। अब देखें ए डी बटा पी एम, इसके बारे में कुछ नहीं है, ए डी और पी एम इनका आधा आधा अपने को नहीं करना। अब देखें क्या इससे जादू होने वाला है वो देखना अपने को। तो आधा ए बी का, देखें ए बी कहाँ है, ए बी का आधा क्या होगा ए ई, लिख दो उसको ए ई, और इस तरफ पी क्यू का आधा क्या होगा पी एफ, तो लिख दो इस तरफ पी एफ। अब ए सी का आधा कौन ई डी, ठीक साहब, और उधर पी आर का आधा कौन एफ एम, पी आर का आधा कौन एफ एम, और इधर ए डी बटा पी एम। अब देखें आंसर आने वाला है अपना। अब इस अनुपात को चेक करें अपन, ए ई बटा पी एफ, तो ए ई ये रहा और पी एफ ये रहा, ठीक साहब। उसके बाद ई डी एफ एम, ई डी और एफ एम, उसके बाद ए डी पी एम, ए डी और पी एम। अब देखें इस त्रिभुजों को इसने लपेटे में ले लिया, तो जब इनकी ये वाली भुजाएं तीनों समानुपाती हैं तो ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे क्या, होंगे, बिल्कुल होंगे, होना पड़ेगा इन्हें। तो ये वाले त्रिभुज हो गए समरूप, इसका नाम है ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी समरूप हो गया त्रिभुज पी एफ एम के, त्रिभुज पी एफ एम के। जब त्रिभुज समरूप हैं तो उनके ये वाले कोण नजर आ रहे हैं, 1 और 2 आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2, समीकरण नंबर 5 इसको मैं नाम दे देता हूं। अब देखें अगर ये वाले कोण बराबर हैं तो इस तरह तो हम इन कोण को भी बराबर कर सकते हैं, यानी कि कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4, ये सारी की सारी प्रोसेस वापस लगाएंगे और 3 और 4 को भी बराबर कर लेंगे। तो इतना सारा नहीं करना, हमें सीधे लिख देना है इसी प्रकार, इसी प्रकार। देखिए उसके लिए फिर क्या करेंगे, इसमें ये समांतर लाइन है, फिर ये आधा वगैरह सारा करना पड़ेगा, और कोण 3 और 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, समीकरण नंबर 6। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ दें, यानी कि समीकरण नंबर 5 प्लस समीकरण नंबर 6। इसमें देखें क्या क्या जुड़ेगा, 1 और 3 जुड़ेगा, और उस तरफ 2 और 4 जुड़ेगा। 1 और 3 कौन सा कोण दे देगा आपको, कोण ए, ठीक साहब। 2 और 4 कौन सा कोण दे देगा, कोण पी। ये काम आएगा आपके समीकरण नंबर 7। अब समीकरण का नंबर लगाएं तब भी ठीक, ना लगाएं तब भी ठीक, क्योंकि सारी चीजें तो सामने। अब उन त्रिभुजों की बात करें जिनको समरूप करना है, जिनको समरूप करना उनकी बारी। तो अब आइए, इतनी देर हम क्या कर रहे थे, हम व्यवस्था कर रहे थे किसकी, ए और पी को बराबर करने की। उसके लिए आपको इतना सारा करना होगा। तो देखें फिर जिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना उनके बारे में बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, एक तो ये वाले कोण बराबर है, इनको तो लिखो, बड़ी मुश्किल से पहुंचे यहां तक। कोण ए बराबर कोण पी, कहां से, समीकरण नंबर 7 से। देखें समीकरण लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो रेफरेंस के लिए लिखा जाता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि सारी चीजें आपने यहाँ पर दर्शा तो दी हैं। चले, और उसके अलावा ये भुजाएं समानुपाती हैं, क्वेश्चन में दे रखा, देखिए ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर है किसके, ए सी बटा पी आर के, ए सी बटा पी आर के। कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ, देखो ये रहा आपके। तो यही हमने लिखा है, कारण लिख सकते हैं इसका, क्योंकि ये हमें दिया है, हम अपने घर से नहीं लाए। तो कितनी चीजें बराबर कर डाली अपन ने, 3। तो त्रिभुज आपके हो गए समरूप, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा, कौन सी कसौटी से हुआ, सास से, किससे, सास, साइड एंगल साइड, भुजा कोण, भुजा कसौटी द्वारा। तो क्वेश्चन है बड़ा लेकिन है आसान। टाइम कहाँ लगता है लिखने में, हमें इसमें ज्यादा टाइम लगता है। सारी लड़ाई थी कोण नंबर ए और कोण नंबर पी की। अगर इनको आप बराबर कर लेते हैं तो त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे, और इनको बराबर करने के लिए इतना सारा अपने को करना होगा। तो इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो पिछले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहा है इसने।
लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखें दो चित्र आपको दे रखे हैं, ये है स्तंभ 6 मीटर लंबा, इसकी छाया बनती है 4 मीटर, ये है मीनार पता नहीं कितने मीटर की, लेकिन उसकी छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर है एक ही समय में। देखें अगर आप इन दो त्रिभुजों को समरूप कर देते हैं तो फिर इनका अनुपात ले लेंगे और आपके जो h है या मीनार की जो ऊंचाई है उसका आंसर आ जाएगा। दो कोण बराबर करने आपको। देखें स्तंभ हो चाहे मीनार, वो तो खड़ा तो सीधा ही होगा, जब वो सीधा खड़ेगा लंबवत खड़ेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक चीज मिल गई। दूसरी इंपॉर्टेंट है कोण C और कोण R ये बराबर है। अब ये क्यों बराबर है? क्योंकि देखें सूरज द्वारा एक ही समय में जिन भी चीजों की परछाई बनती है उनके कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये स्तंभ है, इसकी सूर्य की किरणों से जो परछाई बन रही है उसका कोण जो C है वो मीनार की परछाई का जो कोण है R उसके बराबर होगा। देखें एक तो स्तंभ के बारे में कुछ दिया है, स्तंभ की ऊंचाई एक तो ये दी है, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, और यहाँ से छाया कितनी बनती है, छाया बनती है आपके 4 मीटर की, और मीनार की छाया कौन या छाया कितनी है 28 मीटर, और मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं है, मीनार की ऊंचाई कौन सी ऊंचाई उसको मान लेते हैं अपन h। ठीक है, इन त्रिभुजों को समरूप करता हूं मैं। देखें किसका नाम है ABC और उधर वाले का नाम है PQR। इसमें देखें कोण B बराबर है उसका कोण Q, ये दोनों कोण आपस में बराबर है क्योंकि प्रत्येक कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के, और इसका कोण C उसके कोण R के बराबर, कोण C बराबर कोण R पूरे द्वारा एक ही समय में बनाए गए कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब चीज छोटी हो चाहे बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपने दो कोण बराबर कर दिए तो आपके त्रिभुज हो गए समरूप। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। जब त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जैसे इसमें AB लिया तो इसमें PQ आएगा, तो AB बटा PQ, और इसमें BC लिया तो इसमें QR आएगा, तो BC बटा QR। अब जिन जिन का मान आपके पास है वो रख दें। एक यहाँ पर एक छोटा सा काम हमें करना है, कसौटी लिखनी है, कौन सी कसौटी से हमने इनको समरूप किया है। चले हम वापस उधर आए। AB का मान है आपके पास बिल्कुल कितना है 6। PQ जानते हैं क्या, ये रहा PQ, नहीं पता नहीं हमें, इसको H मान रखा है तो H लिख दें। BC जानते हैं बिल्कुल कितना है 4, और QR का मान कितना है 28। बस इसको सरल कर लें और आंसर आ जाएगा। इनका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 4H, इनका इंटू में लिख लेते हैं, फिर H बराबर 6 × 20 8, ये है इंटू में कहाँ आएगा बटे में, 4 का भाग 28 में कितनी बार 7 बार, 7 का 6 से गुणा कर ले 42, तो H बराबर कितना आ जाएगा 42। इसका मतलब जो मीनार की हाइट है वो कितनी है 42 मीटर। तो लास्ट में आप चाहें तो लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई कौन सी ऊंचाई कितनी है 42 मीटर होगी। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 15।